इसमें बहुत सारी चीजें इफ एंड बट में है। मैं ये मानता ही नहीं कि बड़े नेता बीजेपी के इन्वॉल्व नहीं थे। महाराष्ट्र में जिस दिन सरकार बन गई महाविकास आघाड़ी से, उस दिन से मैंडेट था देवेंद्र फडणवीस के पास कि आप इस सरकार को गिराइए। तो लगातार प्रयास करते थे, लगातार घेरा जाता था सरकार को। जिस दिन विद्रोह के पहली बार जिस दिन ये तय हुआ, और ये पिछले कई महीनों से चल रहा था, एक एक विधायक इकट्ठा किया जा रहा था। ये होम डिपार्टमेंट की और पुलिस की नाकामयाबी है, या उनके पास इंफॉर्मेशन होगी तो उन्होंने शरद पवार से शेयर की होगी, शरद पवार ने नहीं शेयर की होगी तो कोई और गेम प्लान होगा। लेकिन ये बहुत पुराना लंबा गेम चला। उसके बाद ये लोग चले गए, ये लोग सूरत गए। सूरत जाने के पहले सूरत में व्यवस्था की गई। उसके पहले देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आके मिले, अमित शाह अध्यक्ष से मिले, और उसके बाद ये सूरत का ड्रामा हुआ। सूरत के ड्रामा के बाद ये गुवाहाटी शिफ्ट हो गए। गुवाहाटी कोई चंद्रकांत पाटिल गुजरात वाले उनके फोन से नहीं गए, ना ही देवेंद्र फडणवीस के फोन से गए। ये केंद्रीय नेतृत्व ने जब उनको गुवाहाटी में बताया कि व्यवस्था करो, तो गुवाहाटी में व्यवस्था होगी। ये तमाम बातें ये सब बोलने की है कि कोई नया बड़ा नेता इन्वॉल्व होता है मतलब आके शपथ देता, वो नहीं है। लेकिन ये सारी बातें खासकर अमित शाह के पूरे नजर में थी। एक एक डेवलपमेंट अमित शाह के नजर में था। अमित शाह को पता था बहुत पहले कि कौन से दिन ये लोग सूरत में आएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन इनके पास थी। इंफॉर्मेशन नहीं थी तो सिर्फ उनके पास, उद्धव ठाकरे के पास। शरद पवार के कई लोग नजदीकी कहते हैं कि शरद पवार ने बाकायदा उद्धव को कई बार समझाया कि आपके यहाँ लोग जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा एकनाथ शिंदे को लेकर। लेकिन वो गफलत में रहे। उन्हें लगा कि हम ठाकरे हैं, ठाकरे के खिलाफ कौन ऐसा, इतने बड़े तादाद में लोग नहीं जा सकते, 10-12 गए तो हम देख लेंगे। इसी गलतफहमी में रहे। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें जब डेंट लगा, उसमें इंडिपेंडेंट और सहयोगी दल गए, तब भी उनको लगा कि चलो ये बाकी लोगों को इन्होंने मैनेज किया। लेकिन जब विधान परिषद में जो एक्स्ट्रा वोट शिवसेना के कांग्रेस को जाने थे वो नहीं गए, उस टाइम पे ये लगा कि अब बगावत होने वाली है। और उसी के बाद ये तुरंत सूरत कांड हुआ। दूसरी बात, ये स्क्रिप्ट क्यों लिखेंगे, क्या गरज है? यदि आपको बीजेपी के साथ सरकारी बनानी है तो नाना पटोले ने कई बार इस सरकार पे आरोप लगाए। नाना पटोले के आरोप को ही आप सीरियसली लेके महाविकास आघाड़ी को भंग कर देते कि हमें नहीं रहना है ऐसे महाविकास आघाड़ी में जो नाना पटोले उल्टी सीधी बात करते, तभी आप निकल जाते। कई बार उद्धव ठाकरे के पास चांस था महाविकास आघाड़ी के लोगों के आरोपों से उसको पकड़ के, जैसा चंद्रशेखर ने मात्र एक आरोप लग गया था कि आप जासूसी कर रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस चंद्रशेखर के चरणों में लेट गई कि मत इस्तीफा दीजिए। ठाकुर नहीं माने, उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, क्योंकि इसके पहले कई बार कांग्रेस कई चीजों के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाल दी थी। एक बहाना हुआ और इस बहाने से उन्होंने सरकार छोड़ दी। ऐसी सरकार जाना था तो उसके पास, उद्धव जी के पास बहुत है। आज उद्धव जी को इतना गेम हम बोलते स्क्रिप्ट लिखा गया और उद्धव जी ने प्लानिंग की, उसमें मिला क्या उद्धव जी को? बीजेपी की सरकार बन जाएगी, मुख्यमंत्री बीजेपी को मिल जाएगा, और ये जो शिवसेना के लोग वहां जाके उद्धव को लगातार बोल रहे हैं कि हम बाल ठाकरे को मानते हैं लेकिन आपको नहीं मानते, इसमें पूरे महाराष्ट्र में किरकिरी हुई तो उद्धव ठाकरे की हुई। यदि कल आज इसमें सबसे बड़ा लॉस है तो उद्धव ठाकरे का लॉस। उद्धव ठाकरे अपमानित होकर वर्षा से आए वो अपने बंगले पे, ये पूरा एपिसोड जनता ने देखा। उसके बाद उद्धव ठाकरे बोलेंगे कि ये उप मुख्यमंत्री मेरे नेता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बात इतनी इजी नहीं। स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। रही बीजेपी की, एनसीपी की बात, एनसीपी में एक धड़ा हमेशा इस बात के लिए था कि किसी भी हालत में हमको बीजेपी को जाना है। लेकिन एक बात मानिए, एनसीपी में कई विद्रोह हुए, लेकिन हमेशा शरद पवार ने बता दिया कि वो बाप है सबके, और उन्होंने हर विद्रोह को दबाया, हर जगह अपने बलबूत अपने नीचे पार्टी लाई। बीजेपी के साथ जाना एनसीपी के लिए ये इसलिए खतरनाक है, महाराष्ट्र में तो पावर में आ जाओगी, लेकिन शरद पवार राष्ट्रीय राजनीति में क्या करेंगे? कौन शरद पवार पर विश्वास रखेगा? शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में अपना अस्तित्व भी बनाए रखना है, और वो अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलना होगा, बीजेपी के खिलाफ रहना होगा। इसलिए एक नंबर चाहिए है सत्ता में आने के लिए, और वो नंबर कहां से आएगा? भाई सही बात कहा, हमको भी लग रहा था कि सबसे फ्रिजाइल पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस में लोग देख रहे थे कि जो कांग्रेस छोड़ के सेना में गए उनको क्या मिला। वो तो आज सेकेंडरी सिटीजन के जगह से है। वैसे कई बार कई विधायक आए, मिल के गए, स्पीकर इशू को लेके कई बार 15-15 लोग ये बोल के गए कि इससे अच्छा तो बीजेपी में जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी में जाके क्या करेंगे? और बेइज्जती होगी, तो मिलेगा तो कुछ नहीं, एक आध राज्य मंत्री पद मिलेगा और हो गया। तो इसलिए कांग्रेस की भूत रह गई। लेकिन एकनाथ शिंदे और एक ग्रुप, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, इन लोगों को सिर्फ सत्ता नहीं चाहिए,
एकनाथ शिंदे का बीजेपी प्रेम यदि आजकल कहे कोई कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बीजेपी का प्रेम है, तो वो प्रेम पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। एक उनकी दोस्ती रहेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने 2014 में इसी मुख्यमंत्री को गालियां दी। इसी मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के साथ हम क्यों है साहब, सेना खत्म हो जाएगी, किसी भी हालत में हमको बीजेपी का साथ छोड़ना होगा, हम सरकार छोड़ के निकलते हैं, और मैं ये मेरा इस्तीफा आपके चरणों में रखता हूं, मुझे मंत्री पद भी नहीं चाहिए, लेकिन सेना को बचाना है तो बीजेपी से बाहर आना पड़ेगा। यही बोलने वाले एकनाथ शिंदे आज ये कहते हैं कि मुझे मंत्री पद नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन आपको बीजेपी के साथ जाना है क्योंकि हिंदुत्व देखना है। अब आई हिंदुत्व की बात। सारे देश में हिंदुत्व का अम्ब्रेला खुलता है, महाराष्ट्र में कौन सा हिंदुत्व का अम्ब्रेला खुलता है? महाराष्ट्र में अम्ब्रेला हिंदुत्व का नहीं खुलता, मराठी मानुस और मराठी अस्मिता का खिलता है। बंगाल में बंगाल अस्मिता का अम्ब्रेला खुलता है, वहां हिंदुत्व नहीं चलता। महाराष्ट्र में वारकरी चलता है, विठल चलता है। महाराष्ट्र में जयराम नहीं चलता। महाराष्ट्र में अपने अलग अलग क्षेत्र है। महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र है तो हर राजनीतिक दल का अपना एक वजूद है। यदि सेना कोकण, मुंबई, ठाणे में अपना वजूद रखती है तो पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार वजूद रखते हैं। बीजेपी यदि खानदेश में है तो विदर्भ में कांग्रेस अपना वजूद रखती है। ये सबके पॉकेट्स है। ये पॉकेट में मरी हुई हालत में भी, गिरी हुई हालत में भी कुछ तो एमएलए लेके आते हैं। यही कारण है कि शरद पवार ने जब अलग एनसीपी बनाई तब से लेके आज तक महाराष्ट्र में हमेशा मिलीजुली सरकार रही, कोई एक पार्टी की सरकार नहीं रही, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में व्याप्त आज बीजेपी भी नहीं है। भले ही बीजेपी कहे कि हम पूरे महाराष्ट्र में हैं, लेकिन जब बीजेपी खानदेश में कर लेती है तो विदर्भ में मार खाती है, मराठवाड़ा गायब हो जाता है। पिछली बार थोड़ा बहुत पश्चिम महाराष्ट्र में किया तो विदर्भ में मार खा गए थे। ये पूरा राजनीतिक समीकरण है। इसलिए मुझे नहीं लगता, इसमें एक बात जरूर है, एक संजय जोशी नाम के एक सज्जन है जो पूरा कामकाज देखते थे एकनाथ शिंदे का, पूरा कामकाज सारा फाइनेंस का, उनको ईडी ने नोटिस दी 10 दिन पहले, और वो भी गायब है, ईडी भी उस नोटिस पे चुप है, उसको भी इससे लोग देखे जा रहे हैं। मैं एक बार बार कहता हूं कि जब बाल ठाकरे ने शिवसेना बनाई तो किसी भी स्थापित नेता को किसी दूसरे पार्टी से नहीं लाए, या किसी दूसरे पार्टी के नेता को लाके ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ आइए मिलकर सेना बनाएंगे। नहीं, बाल ठाकरे ने जब सेना बनाई तो भले ही उसको कांग्रेस का समर्थन था, कांग्रेस का पैसा था, लेकिन बाल ठाकरे ने रास्ते से लोग उठाए, ऑटो चलाने वाला उठाया, गाड़ी चलाने वाला उठाया, पेपर डालने वाला उठाया, रेडी लगाने वाला उठाया। इसलिए सेना में जितने भी सक्सेसफुल नेता है उनकी स्टोरी देखेंगे तो रैग टू रिचेस है, फर्श से अर्श पे आए हुए लोग हैं। यही एकनाथ शिंदे ऑटो चलाते थे, उसके बाद एक वो ड्राइवर बन गए किसके, आनंद दिघे के। आनंद दिघे के ड्राइवर बनते बनते आनंद दिघे के साथ बहुत पर्सनल व्यक्तिगत संबंध हो गए। उन्होंने इनको कारपोरेटर बनाया, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। जैसा ग्राफ ऑटो ड्राइवर से मंत्री पद पे गया, संपत्ति का भी ग्राफ ऐसा ही ऊपर चला गया। इसीलिए महाराष्ट्र में आज यदि ठाणे और मुंबई में किसी कारपोरेटर को ये बोलो कि आपको सांसद का टिकट देना है, वो बोलता है नहीं मैं कारपोरेटर ही ठीक, क्योंकि पैसा वहां है। कोई जितने भी एमएलए गए हैं उनका आप देखिए पहले चुनाव में उन्होंने क्या एफिडेविट दिया और उसके बाद संपत्ति कितनी है। एक बात सभी लोगों को लगता था महाराष्ट्र में कि शरद पवार से बड़ा नेता नहीं है, शरद पवार किसी भी समस्या से आपको निकालेगा। लेकिन जब शरद पवार के 2 मंत्री जेल में है, उन्हीं शरद पवार निकाल नहीं पा रहे, शरद पवार के घर तक ईडी पहुंच गई, शरद पवार कुछ नहीं कर पाए, जब ठाकरे परिवार के पास ईडी पहुंच गई तब कुछ नहीं कर पाए, तो फिर क्या करना है? सबको रात को सोना है। हर्षवर्धन पाटिल ने गलत नहीं कहा था कि मैं रात में बहुत अच्छी नींद सोता हूं क्योंकि मैं बीजेपी में हूं, मुझे सेना, मुझे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का कोई डर नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जो प्रताप सरनाई ऑटो चलाते थे, 500, 600, 800, 1000 करोड़ के आदमी है, वो भी लगातार लेटर लिख रहे हैं कि हमको बीजेपी के साथ जाना है क्योंकि ईडी का प्रकोप उनको है। भावना गौड़ी वो पत्र लिखती है कि अपने को ईडी के साथ जाना, बीजेपी के साथ जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि उसके भी ईडी की उसके ऊपर लगातार रेड हो गई है। ये कई फैक्टर्स है महाराष्ट्र में इस विद्रोह के लिए। मैं नहीं मानता कि किसी ने स्क्रिप्ट लिखा है। बीजेपी के साथ यदि जाना होता उद्धव ठाकरे को, कई सम्मानजनक रास्ते थे, कई बड़े रास्ते थे, किसी भी बात पे जा सकते थे, मंदिर बनने पे भी जा सकते थे कि मंदिर बना लिया, हमने कहा था मंदिर बनाना चाहिए, अब हम मोदी जी के साथ, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, हम मोदी के साथ है कई जगह पे। लेकिन ये लव हेट की रिलेशनशिप जो है, इसका जन्म तब हुआ जब सेना को पूरा टाइम रोका रखा
बीजेपी ने कि हम गठबंधन में चुनाव में जाएंगे, और 11th आवर पे बोल दिया कि आप अपना लड़ो, हम हमारा लड़ेंगे। 2014 की बात बता रहा हूँ। और तब सेना को उम्मीदवार तक नहीं थे, पूरे सोचा भी नहीं था कि पूरे 288 पे लड़ना पड़ेगा। सेना 600 सीट लेके आई, बीजेपी फंस गई, बीजेपी को फिर सेना का साथ लेना पड़ा। और उसमें पूरे 5 साल तक सेना बीजेपी को गाली देती रही। जो मुखपत्र है सामना, वो लगातार मोदी जी को गाली देता रहा और सत्ता में बने रहे। उसके बाद जब सेकंड टाइम मामला फंसा तो वहां पे शरद पवार गेम खेल गए। उन्होंने कहा कि आप तो मुख्यमंत्री बन सकते हो, क्या जरूरत है जाने की, क्योंकि तुम्हारे बगैर सरकार नहीं बना पाए। और हुआ वैसा ही। ये सारा नंबर का गेम है। नंबर आज उनके फेवर में नहीं है तो वो सत्ता से बाहर है। लेकिन इस पूरे एक स्क्रिप्ट में यदि किसी ने इज्जत खोई है तो ठाकरे परिवार ने खोई। ठाकरे परिवार स्क्रिप्ट क्यों लिखेगा जिसमें उनकी इज्जत जानी है? अब ठाकरे परिवार को नए सिरे से सेना तैयार करनी होगी। आज ठाणे में मैंने, आलोक भाई, पूरे दिन भर रहा। जिन लोगों के मेरे साथ ऐसे व्यक्तिगत संबंध थे कि मेरे एक फोन पे, मैंने एक फोन दिया तो रात को 3 बजे मिस कॉल आएगा, लेकिन कहेगा अरे आपका फोन था भाई, बोलो क्या बात। वो लोग आज फोन उठाने के तैयार नहीं। एक बड़े नेता ने फोन उठाया, किसी और दोस्त के फोन से फोन किया, अरे भाऊ क्यों फोन कर रहे हो? मैंने बोला क्या कर रहे हो? बोले बिल्कुल बोलो ही मत, हम तो फंस गए, हमको पता नहीं हम किधर देखें। मैंने बोला, बोले हम थाने में पार्टी के लोग हैं या सभी पार्टियों के लोग ऐसे ही कर रहे हैं? थाने में रह के हम एकनाथ शिंदे से बैर नहीं ले सकते। आज मैं बोलता हूं, एक समय था, ये सभी लोग बैठे हैं महाराष्ट्र के, बाल ठाकरे के खिलाफ कोई अपशब्द भी कह देता तो पूरे महाराष्ट्र में विरोध की लहर आती। आज ठाणे में विरोध प्रदर्शन नहीं हुए। आज मुंबई का रोड शो के बाद सिर्फ औरंगाबाद की एक खबर है मेरे पास जहां छुटपुट प्रदर्शन हुए उद्धव ठाकरे के समर्थन में। आज यवतमाळ चुप है जहां से सांसद आपकी है। आज मराठवाड़ा चुप है, आज पनवेल चुप है, आज कोकण चुप है जहां से विधायक गए। क्यों चुप है? किस बात का डर है? क्योंकि उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे में बेसिक फर्क है। बाल ठाकरे पैसे से ज्यादा कीमत व्यक्तिगत संबंधों को देते थे। वो बार बार देखते थे कि मेरा एक छोटा छोटा कार्यकर्ता भी ठीक है कि नहीं है। लेकिन जब से उनके हाथ, उद्धव जी के हाथ में सरकार आई, उद्धव जी के पास लोग नेता आते हैं, बैग छोड़ के जाते हैं, चरण छूते हैं, उनको लगता है कि ये मेरा तिजोरी भर रहा है, ये अच्छा नेता है। वो जिला उसके हवाले, जिले में बर्बाद हो गई सेना, औरंगाबाद सेना बर्बाद हो गई, विदर्भ सेना बर्बाद हो गई, कोई देखने को तैयार नहीं है। क्योंकि संजय राठौड़ बैग देता है तो सब चुप रहते, फिर संजय चाहे उधर कुछ भी करे। ऐसा संगठन धीरे धीरे खत्म होते गया है। यही कारण है कि उद्धव को रोड शो करने के लिए मुंबई, उद्धव कल यदि हिम्मत हो तो नागपुर में रैली करके दिखाए। उद्धव ने अभी औरंगाबाद में रैली करके दिखाई इतनी बड़ी, उतनी ही रैली आज करके दिखाए, कोकण में जाके दिखाए, जो लोग चले गए उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके दिखाए। कितने लोग उद्धव को वेलकम करने आएंगे? ये सवाल है। इसलिए उद्धव के लिए सबसे बड़ी पार्टी सबसे जुड़ी होती है कि मैं हमारी पार्टी जिंदा कैसे रखे। इसलिए मैं स्क्रिप्टिंग में विश्वास नहीं रखता। ये बीजेपी का गेम प्लान था, पूरी बीजेपी का इसमें समर्थन था, बीजेपी का साथ था, लेकिन बीजेपी बहुत कॉशियस थी, बार बार मुंह पे नहीं गिरना चाहती थी। इसलिए जब तक वो 37 का नंबर क्रॉस नहीं करेंगे तब तक बीजेपी कहेगी नहीं कि हमको अविश्वास प्रस्ताव भी लाना। और मुझे डर है, मैं बार बार, आंबेडकर जी ने एक ऐसा इशू उठाया, मैं सैल्यूट करता हूं उनके उस स्टडीज को। इसमें सरकार विश्वास का मत नहीं बनाएगी, सरकार को मालूम है नंबर नहीं, तो उद्धव ठाकरे बोले हम क्यों जाएं, ये भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं मांगेंगे। बहुत दिनों के पहले जो आंबेडकर जी ने बताया, इन्होंने याद दिलाया हमको, और मैं बिल्कुल मानता हूं उनके स्टडी को। गवर्नर के पास स्पीकर के चुनाव का एक लेटर पड़ा है, गवर्नर वो लेटर मार्केट में छोड़ देगा कि करवा लो स्पीकर का चुनाव अब। और स्पीकर के चुनाव में यदि बीजेपी का स्पीकर जीतता है तो ये सरकार को बोलना नहीं पड़ेगा आप इस्तीफा दो। लोग बोलेंगे मान ही नहीं पाए, देखो राज्यसभा भी गई, इधर ये भी गई, अब स्पीकर भी गया, ये औकात ही नहीं थी। इसमें बीजेपी ने क्या किया? वो तो बीजेपी लड़ती है हमेशा। तो ये वेरी वेल प्लान बीजेपी का गेम प्लान है। इसमें सेना ये वो, हाँ इसमें थोड़ा बहुत एक इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास, जो इंफॉर्मेशन है वो लगातार वो आगाह कर रहे थे, और एक इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है, लेकिन ये तो हाँ ये इंफॉर्मेशन मेरे को मातोश्री से है। मातोश्री से मुझे फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कह सकता हूँ, लेकिन अब ये कितना उसमें भी कई, मातोश्री में भी कई लोग हैं जो खबरें प्लान करते हैं। उसमें ये था कि जब 4-5 दिन पहले उद्धव ठाकरे को जब बिल्कुल बहुत ज्यादा लोगों ने बताया कि अब ये जा रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को बुलाया, एकनाथ शिंदे को पूछा कि क्या है, क्या बात है, ये क्या विद्रोह का क्या बात सुन रहा हूं मैं। तो एकनाथ शिंदे आंसू से रोए, उन्होंने कस्में खाई
कि इतनी बड़ी आरोप आपने लगाया कैसे, मैं आपका आदमी। तब पूरा परिवार बैठा था, उन्होंने तब रश्मि जी को कहा कि भाभी आप तो बोलो, कम से कम आपका तो विश्वास होना चाहिए मुझ पे। उनके आंसू और सब देख के पिघल गए, क्योंकि ये राजनीतिज्ञ तो है नहीं, इन्होंने वो राजनीति की वो शरद पवार की ट्रेनिंग ली होती तो शायद नहीं फंसते। ये बाला साहब से ट्रेनिंग लिया, और बाला साहब के यहाँ तो रोक ठोक मामला था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं जानता हूं ये लोग गलत खबरें बताते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, तुम अपने हो, अब ये विधान परिषद का काम तुम देखोगे, अब विधान परिषद में सारा वोटिंग का काम तुम देखोगे। तो उन्होंने एक सजी हुई थाली एक नाथ शिंदे को दी, सारे विधायक इकट्ठा हुए, विधायकों का वोट करवाना ये एक नाथ शिंदे के पास था। रात को फिर ये हुआ कि एक्स्ट्रा वोट कांग्रेस को जाएंगे, उसमें थोड़ी हॉट टॉक हो गई संजय राउत की और एक नाथ शिंदे की। एक नाथ शिंदे ने कहा कि हमारे कांग्रेस का उम्मीदवार कांग्रेस जितवा कर लाए, हम काय को लाए, उन्होंने 2 उम्मीदवार क्यों खड़े, लोग नहीं थे तो हम हमारे एक्स्ट्रा वोट क्यों दिए, हम तो हमारे वोट जितवा के लाएंगे, कांग्रेस की क्यों हम सर पे लें। उसी चक्कर में हुआ ये कि शिवसेना के दोनों निकल गए, एनसीपी के दोनों निकल गए, कांग्रेस का एक उम्मीदवार रह गया, जो कांग्रेस को वोट जाने थे वो बीजेपी को चले गए। और उसी के बाद तुरंत सूरत हुआ, क्योंकि उनको लगा ये बात हाथ मेरे ही पास थी, और ये बात उनके पास रेडीमेड लोग मिले, उनको लोग इकट्ठा भी नहीं करना पड़े, वोटिंग के लिए लोग आए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं निकलता हूँ, वो निकल के चले गए सूरत। आगे पीछे से जो गाड़ियां गई उनको बोला गया कि जरा आपने को लंच पे जाना है आउटस्कर्ट पे किसी फार्म हाउस पे। जब रोज रास्ते गुजरात के रास्ते पे गए, जिनको मालूम था वो ठीक है, अब वो कुछ लोग हैं 2-4, उसमें 2-4 से ज्यादा नहीं होंगे जो कहते हैं कि हमको मालूम नहीं था। तो उसमें से कोई टॉयलेट लेके निकल गया, कोई बाद में एक हिस्टोरिक कहानी वो जेम्स बॉन्ड जैसे बता रहा कि मैं इधर से कूदा उधर से कूदा, यहाँ से आया वहां से आया, वो तो भगवान जाने क्या हुआ। लेकिन ये पूरा एपिसोड है, इसमें मैं कतई नहीं मानता कि बीजेपी का हाथ नहीं है, लेकिन बीजेपी बहुत कॉशियस है। आम पकने दो तभी हम खाएंगे, जब फल पकता है तो नीचे गिरता है, हम क्यों उसको गिराए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।